हेलो एवरीवन, राम राम नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बात करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं भाई। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने मतलब डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था जैसे रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वैसे ही कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, उसका भी एक वेव नेचर होता है। मतलब मैटर का भी दोनों ही नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ये बताया था डी ब्रोगली ने। सेकंड आता है भाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये वन ऑफ द मेन रीजंस था जिसकी वजह से बोहर मॉडल फेल हुआ था। इस प्रिंसिपल में हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। तो इन दोनों चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो करते हैं भाई लेक्चर को शुरू। टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये वैसे लास्ट मॉडल है। आज के दिन भी हम लोग इसी मॉडल के हिसाब से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं एटम के बारे में कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, एटम का साइज कैसा है, उसका असली स्ट्रक्चर कैसा है। तो मेन मॉडल हमारा जो आज के दिन है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और इस लेक्चर से हम लोग धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखो, due to shortcomings of Bohr model, attempts were made to make a generalized model of atom which represent all types of atoms। इसका क्या मतलब है, बोहर मॉडल की एक मेन लिमिटेशन क्या थी भाई, कि वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही फिट बैठ रहा था। बाकी एलिमेंट्स के अगर एटम की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को, ऑर्बिट्स को, उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था हमारा बोहर मॉडल। तो इस वजह से काफी एडवांसमेंट हुई और उसके बाद ही हम लोग एक जनरल ऐसे मॉडल पर पहुंच पाए जो कि सभी एटम्स के लिए फिट बैठे, ना कि सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। आज के दिन जो वो मॉडल है जो कि सभी एटम्स को एक्सप्लेन कर सकता है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो उन्हीं सारी एडवांसमेंट्स की हम लोग बात करेंगे भाई। ठीक है, two important concepts that contributed to quantum mechanical model were dual behavior of metal and Heisenberg uncertainty principle। दो ऐसी काफी इंपॉर्टेंट खोज थी, डिस्कवरीज थी, कुछ दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे जो कि आधार बने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के डेवलप होने का। पहला था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसके ऊपर रिसर्च की थी डी ब्रोगली ने। और नेक्स्ट था हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि दिया था हाइजेनबर्ग ने। तो यहां पर इन दोनों की हम लोग बात करते हैं भाई। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने कुछ हाइपोथेसिस दी थी। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि उन्होंने क्या बोला था तो देखो, लाइट जो होती है, रेडिएशन, उसको हम लोग हमेशा से एक वेव की तरह कंसीडर करते थे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे फिनोमिना ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि लाइट सिर्फ एक वेव नहीं है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब लाइट के दो नेचर हो गए, वेव तो हुआ ही हुआ, साथ में पार्टिकल भी हो गया। अब अगर हम लोग बात करें हमारे आसपास के ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की, कोई भी सब्सटेंस हमारे आसपास है, मेरे हाथ में जैसे ये पेंसिल है, मैं खुद हो गया, जो भी चीज मैटर से बनी हुई है उसके भी दो नेचर होंगे, जस्ट लाइक लाइट। हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, मैटर को पार्टिकल तो मानते ही हैं, पार्टिकल नेचर हम लोग उनका मेन समझ के चलते हैं। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या बताया, उसका एक वेव नेचर भी होता है। कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा पार्टिकल हो, उसके साथ में एक वेव हमेशा ही एसोसिएटेड रहेगी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका भी एक वेव नेचर जरूर होगा। अब हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट्स का वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो इसके लिए डी ब्रोगली ने क्या थ्योरी दी भाई, कि जो वेव नेचर होता है पार्टिकल का, वो पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टिकल जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनसे जो वेव जनरेट होती है, बड़े पार्टिकल्स के मूव करने से जो वेव जनरेट होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। इस वजह से हम उस वेव को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जबकि जब जो छोटे पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जैसे, जब वो मूव करते हैं तो उनसे जो वेव बनती है वो काफी सिग्निफिकेंट होती है और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उनकी वेवलेंथ्स वगैरह को मापा भी जा सकता है।
पार्टिकल जितना बड़ा होगा उसका वेव नेचर उतना ही कम होता जाएगा, पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका वेव नेचर और भी ज्यादा उभर के बाहर आएगा, लेकिन वेव नेचर होता हर पार्टिकल का है। यही एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली ने। जस्ट लाइक लाइट वेव्स हैव ए पार्टिकल नेचर, मूविंग मैटर मेड फ्रॉम पार्टिकल मस्ट आल्सो हैव ए वेव नेचर। जिस तरीके से जो लाइट वेव होती हैं उनका एक पार्टिकल नेचर होता है, उसी तरीके से अगर कोई भी मैटर मूव कर रहा है, पार्टिकल से बना हुआ मैटर मूव कर रहा है, तो उसका भी एक वेव नेचर जरूर होना चाहिए। आगे देखो, वेव नेचर ऑफ मैटर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इट्स मास। वेव नेचर जो होता है पार्टिकल का वो इसके मास पर, इसके वजन के ऊपर डिपेंड करता है। हैवियर द मास लेसर विल बी इट्स वेव कैरेक्टर। जितना भारी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका वेव कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। वेव नेचर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स इज सिग्निफिकेंट एंड कैन बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। जो टाइनी पार्टिकल होते हैं, खास करके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, उनका वेव नेचर सिग्निफिकेंट होता है और एक्सपेरिमेंटली मापा भी जा सकता है। आगे देखो भाई, मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट्स वेव आर रिलेटेड एज फॉलोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो डी ब्रोगली ने दिया था। उसने क्या किया था भाई, मैटर के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया था। मतलब कि उसने क्या बताया, मान लो कोई पार्टिकल है, उसका मास है m और वो v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। अब उस मूवमेंट की वजह से जो वेव जनरेट होगी उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो उसने क्या किया, उस वेवलेंथ का और उस मोमेंटम का एक रिलेशन हमको दे दिया। कोई भी m मास का पार्टिकल जब v वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो जो वेवलेंथ जनरेट करेगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन उसने दिया। लैम्डा है भाई उसकी वेवलेंथ, जो पार्टिकल के मूव करने से वेव जनरेट हो रही है उसकी वेवलेंथ। h है प्लैंक्स कांस्टेंट और p है उसका मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग फिजिक्स में मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म क्या क्या है ये हम लोग समझ गए। जब m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा तो उसका एक वेव नेचर होगा, उससे जो वेव जनरेट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी भाई, वो बराबर होगी h डिवाइडेड बाई मास इंटू वेलोसिटी के। इसके बराबर हो जाएगी वो वेवलेंथ। ये कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रोगली ने। बहुत सिंपल सा है, अगर मुझे सम अप करना हो तो मैं सिंपल सा ये बता सकता हूँ, जैसे लाइट वेव का पार्टिकल नेचर होता है वैसे सभी मैटर का भी पार्टिकल के साथ साथ एक वेव नेचर होता है। कोई भी पार्टिकल मूव करेगा उससे एक वेव जनरेट होगी, उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, h बाई एम वी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली का। इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन थे बेसिकली इस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, इनको हम लोग समझते हैं भाई। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास दिस मूविंग विद द वेलोसिटी दिस। हमें दो चीजें दे दी, मास दे दिया एक बॉल का और वेलोसिटी दे दी। हम लोग मान लेंगे कि एक लीनियर वे में ट्रेवल कर रही है इस मास के साथ और इस वेलोसिटी के साथ। हमें बतानी है कि इस मूवमेंट की वजह से जो वेव जनरेट हुई होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा इज इक्वल टू ये एच बाई पी। पी है मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। यहां से निकाल देंगे भाई वेवलेंथ, एच की वैल्यू पुट करो 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। डिवाइड करेंगे मास से, मास दे रखा है 0.1 kg, इनटू में वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। देखो कौन सी यूनिट कैंसिल हो सकती है भाई, कोई भी यूनिट कैंसिल नहीं हो रही है यहाँ पर। अब इसको हम लोग आगे कैसे सोल्व करेंगे भाई, वेवलेंथ किस यूनिट में आएगी। वेवलेंथ की यूनिट हमें पता है भाई, जो लेंथ की यूनिट होती है मीटर हो गया, है ना, सेंटीमीटर हो गया, ये सब होती हैं वेवलेंथ की यूनिट्स।
तो यहां पर मैं आपको बताता हूं भाई एनर्जी की यूनिट्स के बारे में। देखो, एनर्जी जो हम लोग जूल में मेजर कर रहे हैं वो किसके इक्वल होती है? देखो, वो इक्वल होती है केजी मीटर स्क्वेयर सेकंड -2, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो जूल को मास, लेंथ और टाइम की यूनिट में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो वो इसके इक्वल आती है भाई। तो यहां पर देखो, जूल को हम लोग कन्वर्ट करके लिख लेते हैं 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34। जूल की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वेयर सेकंड -2। डिवाइड करेंगे 0.1 केजी से 10 मीटर पर सेकंड इससे। अब देखो भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है। मीटर से मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, और केजी से यहाँ पर केजी कैंसिल। नीचे है सेकंड की पावर -1, ऊपर है सेकंड की पावर -2। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा सेकंड की पावर -1। नहीं, हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट थी भाई जूल सेकंड, तो हमने जूल को सिर्फ कन्वर्ट किया है। ये वाला जो सेकंड है ये अभी भी रहेगा, यहाँ पर ये सेकंड अभी भी रहेगा। तो इस सेकंड से जो है ये सेकंड इनवर्स भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। बस ध्यान में रखना, जूल सेकंड है प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट, हमने जूल को कन्वर्ट कर दिया इसमें केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स में। ये सेकंड अभी भी वहां पर रह गया, और टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक मीटर ही बचना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ हम लोग निकाल रहे हैं और वेवलेंथ की यूनिट भी मीटर होती है। मीटर, नैनोमीटर या फिर जो लेंथ की यूनिट होती है वही वेवलेंथ की यूनिट होती है। इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट्स को किया है कैंसिल, और इसको फर्दर सोल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा भाई देखो, इसको अगर सोल्व करें तो आंसर आ रहा है सिंपली 6.626। एग्जैक्टली यही आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 0.1 का मतलब है 1/10 और ये है 10, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो इतने मीटर हमारी वेवलेंथ जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब ये वेवलेंथ आप लोग देख सकते हो भाई बहुत कम है, 10⁻⁻34 मीटर। ये अगर हम लोग लेंथ की हिसाब से देखें तो ये बहुत कम वैल्यू है। तो यही रीजन है, जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि बाल हो गई, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो हमारे आसपास का मैटर बहुत हैवी होता है। एक जो बॉल होती है क्रिकेट की बॉल जैसे हो गई, वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हैवी होती है। तो हैवियर पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसीलिए उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इतनी वेवलेंथ हो जाएगी उस वेव की जो कि ये बॉल जनरेट कर रही होगी। ठीक है भाई, इस तरीके से सोल्व करना था ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है, the mass of an electron is 9.1 multiplied by 10 raised to the power -31 kilograms. If its kinetic energy is this, calculate its wavelength। यहाँ पर एनर्जी दे दी गई है भाई हमारे इलेक्ट्रॉन की। अब हमें वेवलेंथ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? मास और वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी है जो यहाँ पर मिसिंग है बस। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है भाई? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻25 जूल। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फिजिक्स में हमने पढ़ा है फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻35 जूल, इसके बराबर हमारे पास आ रही है। आगे बढ़ते हैं भाई, v² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻35 जूल। 1/2 m को मैं राइट साइड ले गया, इसके डिवाइड में कौन आएगा? मास, जो कि है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। अब जूल को हम लोग अगेन किसके बराबर पुट करेंगे भाई? जो यूनिट हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, क्या थी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर
-1 इसके बराबर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई, केजी से केजी होगा कैंसिल। अच्छा, जूल को हमने कन्वर्ट ही कर दिया है तो इसको भी हटा देते हैं। ये हमारे पास हो गया मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। सेकंड का भी इनवर्स स्क्वायर एक्चुअल में होता था। देखो यहां पर 1 जूल वॉज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हमें निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू तो क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। वेलोसिटी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया सिंपल वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाई 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power, नीचे है 34 ऊपर है 35, तो यहाँ पर भी सिर्फ -1 ही बचेगा, और साइड में क्या है मीटर स्क्वायर सेकंड -2। इसका हमें करना है स्क्वायर रूट। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं भाई तो हमारा आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी जो है वो निकल के आने वाली है, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है भाई हमने, एक वैल्यू को मिसप्लेस कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -25 जूल, और हमने यहाँ पर कर दिया -35 जूल। इसको करेक्ट करते हैं भाई अभी, -25 -25। अभी देखो 34 -25 ये होता है प्लस का 9, प्लस का 9। अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं भाई। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली अगर आपको बताऊं तो ये आ रहा है 812 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे वेवलेंथ के फॉर्मूला के अंदर। देखो लैम्डा की वैल्यू जो आई है एच की वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -34 जूल सेकंड, डिवाइड करेंगे मास इंटू वेलोसिटी से। मास है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -31 kg, मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से जो कि है 812 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी जूल लिखी हुई है एनर्जी की यूनिट। जूल को हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर भाई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखो केजी से केजी कैंसिल होगा, सेकंड इनवर्स से पूरी सेकंड कैंसिल हो जाएगी, और 1 मीटर से मीटर स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी। सिंपल मीटर के अंदर हमारी वैल्यू जो है आने वाली है। इसको फर्दर सोल्व करने के बाद हमारे पास जो मीटर में वैल्यू आएगी वो आएगी भाई 8967, इतनी वैल्यू हमारे पास आने वाली है, मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -10 मीटर्स। ये वैल्यू आ रही है भाई हमारी मीटर्स के अंदर। अगर इस मीटर्स को हमें कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 raised to the power -9 से। तो मीटर को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है या तो इसको डिवाइड कर दो 10 raised to the power -9 से, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 raised to the power 9 से। तो ये हो जाएगी 8967 नैनोमीटर, 896.7 नैनोमीटर। ये हमारी वेवलेंथ की वैल्यू आखिरकार आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है 3.6 वेव एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -10 मीटर्स। अब वेवलेंथ हमारे पास है, हमें निकालना है मास। तो देखो डी ब्रोगली की वेवलेंथ कैसे निकालते थे भाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। हमें निकालना है मास, मास को ले जाओ लेफ्ट साइड में और लैम्डा को ले आओ राइट साइड, तो लैम्डा वी ये हो जाएगा।
एच की वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34। जूल को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये हो गई हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। डिवाइड करना है वेवलेंथ से, भाई वेवलेंथ है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर्स। वेलोसिटी कितनी होगी भाई, देखो ये है एक फोटोन। फोटोन प्रेजेंट होता है लाइट के अंदर। लाइट की जिस स्पीड से मूव करती है उसी स्पीड से फोटोन भी मूव करेंगे, तो वेलोसिटी हो जाएगी फोटोन की सिंपली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई भाई डिफरेंट कैलकुलेशंस। देखो क्या क्या कैंसिल होता है। यूनिट्स देखो, सबसे पहले तो मीटर 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 स्क्वायर ये कैंसिल होगा, और यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती थी जूल सेकंड, वो सेकंड हम लोग फिर से लिखना भूल गए। इतनी वैल्यू तो जूल के बराबर थी, और सेकंड एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो सेकंड भी पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल होने वाला है। वैसे भी हम लोग मास निकाल रहे हैं तो मास की यूनिट किलोग्राम ही बचेगी। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो मास की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी कुछ इसके बराबर 6.135 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻29 किलोग्राम्स। ये आ जाएगी मास की वैल्यू। तो इस तरीके से हमें सोल्व करने थे भाई ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, बस एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी कोई पार्टिकल जिसका मास m है और v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो वो एक वेव जनरेट करेगा, और उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, h बाई एम वी के बराबर होगी, या फिर h बाई मोमेंटम के बराबर होगी। बस इसमें ट्विस्ट क्या आ सकता है, हो सकता है वेलोसिटी की बजाय आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए, तो काइनेटिक एनर्जी का भी ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। जब भी कोई पार्टिकल, ये फॉर्मूला बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स से आया है, जो न्यूटोनियन लॉज होते हैं उनके बेसिस पे ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, वहीं से ये आया है। तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं। तो ये था भाई डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली ने बस सिंपली क्या बताया, पार्टिकल जो भी होगा उसका भी एक वेव नेचर होगा, जो मैटर होता है उसका भी एक वेव नेचर होता है, और उस पार्टिकल के मूव करने से जो वेव जनरेट होती है उसकी वेवलेंथ के बारे में उसने बताया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। देखो इसने बेसिकली क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड काफी हाई वेलोसिटी से घूम रहा होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई सटीक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और उसने ये भी बताया कि इस मूवमेंट को मेजर करने के लिए एक सटीक इंस्ट्रूमेंट हम लोग बना भी नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं। देखो मान लो हमारे पास एक पेपर है, कागज बहुत पतला होता है, हमें ये बोल दिया जाए कि आप हमें बताओ कि ये कागज कितना मोटा है, हमें उसकी जो विड्थ है वो मेजर करनी है, पेपर की थिकनेस मेजर करनी है, और जो इंस्ट्रूमेंट हमें दिया गया वो हमें दे दिया भाई इंच टेप, जिसके अंदर मान लो एक मीटर स्केल के अंदर स्केल हमें दिया हुआ है, उसके अंदर मीटर्स मेंशन है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, बीच में कोई मेजरमेंट नहीं है, बीच में कोई डैश 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 उन्होंने छोटी यूनिट के लिए लगाए ही नहीं हुए। बस वो जो इंस्ट्रूमेंट हमें दिया गया, जो स्केल हमें दिया गया, वो काफी बड़े ऑब्जेक्ट्स की विड्थ मेजर कर सकता है, 1 मीटर 2 मीटर इस तरीके से, और हमें उससे बोला गया है कि पेपर की थिकनेस मेजर करो। क्या वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उतने छोटे लेवल के पार्टिकल की थिकनेस को मेजर करने के लिए बना ही नहीं है। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेंशन करनी है तो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी डायमेंशन जो है वो कम से कम उस थिकनेस से तो कम हो। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मैं भी आपको यहां पर बना के दिखाता हूं भाई, 1 इंच है, इतना मोटा कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है,
तो अगर जो हम लोग स्केल ले रहे हैं उसके अंदर जो हम लोग मेजरमेंट्स करेंगे उसकी एक मेजरमेंट 1 इंच से कम होनी चाहिए, तभी हम लोग मेजर कर पाएंगे। ये सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी का प्रिंसिपल है कि वो इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव तो होना चाहिए कि पूरे ऑब्जेक्ट की डायमेंशन से तो कम कम मेजरमेंट हम लोग कर ही सकें। अगर हमें कोई मीटर स्केल दे दिया जिसके अंदर मेजरमेंट ही 1 मीटर की है, जो क्लोजेस्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं, कम से कम विड्थ उससे जो मेजर कर सकते हैं वो है 1 मीटर। उससे हम लोग क्या इतने छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर कर पाएंगे, उसकी थिकनेस को मेजर कर पाएंगे? तो उसका जवाब है नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक पॉइंट चार्ज होता है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। और आमतौर पर जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, इन सबको मेजर करते हैं ना, हम यूज करते हैं भाई रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इस रेडिएशन के साथ में इंटरेक्ट करता है और फिर जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट या फिर हमारा डिटेक्टर जो है वो मेजर करके बताता है भाई उसकी डायमेंशन के बारे में, वो कहाँ मूव कर रहा था उसके बारे में। इस तरीके से किसी भी केमिकल स्पीशीज का डिटेक्शन हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को देखना चाह रहे हैं तो एक सीधी सी बात है हमारे पास कि जो रेडिएशन हम लोग उसके ऊपर फॉल करवाएंगे उस रेडिएशन की वेवलेंथ कम से कम इलेक्ट्रॉन से भी छोटी होनी चाहिए। उस वेवलेंथ उसकी वेवलेंथ जो रेडिएशन हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साइज से भी छोटी होनी चाहिए। सेम पेपर वाला कॉन्सेप्ट है। पेपर की थिकनेस मान अगर हमें मापनी है तो इंस्ट्रूमेंट पेपर से भी कम ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मापने के काबिल होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है भाई वो एक पॉइंट चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब हम लोग समझते हैं कि स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट है, पॉइंट जो है वो डायमेंशन लेस होता है, उसकी कोई हाइट विड्थ या फिर लेंथ नहीं होती, बहुत छोटा होता है। तो लाइट की रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी नहीं हो सकती। तो जो भी तरीके हम लोग यूज करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के, एक्सपेरिमेंटली उसकी पोजीशन या फिर स्पीड का पता लगाने के, वो सारे फेल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर आके। तो हाइजेनबर्ग ने इससे क्या एक्सप्लेन किया भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है तो हम लोग उसकी स्पीड मतलब कि वेलोसिटी और उसके पोजीशन की सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। सही हम लोग एक्सप्लेन हाई एक्यूरेसी के साथ में नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा। उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया जो कि क्या दिखाता है भाई, डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स का क्या मतलब है देखो, अगर हम लोग x की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, x क्या है पोजीशन है और p क्या है भाई मोमेंटम है। x है लेंथ का और p है मोमेंटम का सिंबल। डेल्टा x का क्या मतलब है, हम लोगों ने एक रेंज दे दी x की वैल्यूज की। x क्या है बेसिकली पोजीशन है, तो हम लोग ये बता देते हैं कि x की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग नहीं निकाल सकते लेकिन यहां से लेकर के यहां तक कहीं पर भी हो सकती है। हमने एक रेंज दे दी कि इस रेंज के बीच में कहीं पर x की वैल्यू जो है वो हो सकती है। मान लो कि लेंथ के हिसाब से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो वहां पर डेल्टा एल का मतलब क्या होगा भाई, ये एक रेंज है। रेंज क्या देने का क्या मतलब है कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 मीटर से 3 मीटर के बीच में कहीं पर लाई कर रही है। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, बस हमने एक रेंज बता दी कि 2 से लेके 3 के बीच में कहीं पे हो। इस तरीके से डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कहीं पर भी हो सकती है। अब ये जो रेंज है ये जितनी छोटी होगी उतने ही एक्यूरेट हमारे रिजल्ट बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है देखो, 2 से 3 मीटर ये बहुत बड़ी रेंज हो गई, यहां पर ये बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। अगर हम लोग ये बोल दें भाई कि उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर से लेके 2.1 मीटर तक है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 मीटर से 2.1 मीटर तक कहीं पर है, तो अब ये रेंज बहुत छोटी हो गई
और हमारा लेंथ का भी जो हमने आंसर निकाला है वो भी काफी सटीक हो गया, काफी ज्यादा एक्यूरेट हो गया। तो यहां पर मेन बात हमने दो सीखी है भाई। पोजीशन को हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता रहे, एक रेंज ले रहे हैं। डेल्टा एक्स क्या दिखा रहा है कि पोजीशन के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। जैसे यहां पर लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी थी कि 2 से 3 मीटर के बीच में कहीं पर लेंथ हो सकती है, और यहां पर वो अनसर्टेनिटी हमने थोड़ी सी कम कर दी थी। अनसर्टेनिटी कम कर दी थी मतलब थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट हमने आंसर दे दिया था कि 2 मीटर से 2.1 मीटर के अंदर है। तो आप लोग दोनों का मतलब समझ गए होंगे। एक हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात, रेंज जितनी बड़ी होगी उतना ही हमारा आंसर कम एक्यूरेट होगा, और रेंज जितनी कम होगी उतना ही हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो यहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है भाई, जो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है मतलब कि डेल्टा एक्स, और जो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी है जो कि है डेल्टा पी, वो हमेशा ही h बाई 4 पाई की रेशियो के या तो बराबर हो सकती है या फिर इससे भी ज्यादा होगा अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट। अनसर्टेनिटी किस किस में है भाई, ये ध्यान में रखना। डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब मोमेंटम जो हमारे पास होता है p, उसको हम लोग लिख सकते हैं भाई मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल। तो p की वैल्यू अगर हम लोग डेल्टा एम वी रख दें, अब यहां पर देखो, मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो परफेक्टली नोन होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होती है, वहां पर हमें रेंज देने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मास यहां से यहां तक कहीं होगा, नहीं। तो m को हम लोग इस डेल्टा से बाहर लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मोमेंटम था p जो था वो बन गया m डेल्टा v। वेलोसिटी का हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो मास को हमने निकाल लिया बाहर, और इसको हमने लिख दिया m डेल्टा v। बाद में हम लोग मास को ले गए राइट साइड में, तो देखो यहां पर आ गया मास h बाई 4 पाई m, और ये बन गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। यही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। बेसिक सा मैं आपको सम अप करके बताता हूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया क्या। उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के बाहर, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों को एक साथ बता पाना पॉसिबल नहीं है, और उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वह या तो h बाई 4 पाई m के रेशियो के बराबर हो सकती है, या फिर इससे भी ज्यादा होगी। इससे कम हम लोग नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा एक्यूरेटली हम लोग दोनों को कब माप सकते हैं, h बाई 4 पाई m के इक्वल जब दोनों का प्रोडक्ट होगा वही मान सकते हैं। इतनी अनसर्टेनिटी उनके बीच में हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर एक और कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं भाई, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। यहां पर हमें दिख रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो कि है डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो कि है डेल्टा वी। उनका प्रोडक्ट इस इनइक्वालिटी के बराबर है, h बाई 4 पाई m से या तो ज्यादा है या फिर इसके इक्वल है। एक बार के लिए इन दोनों को बराबर मान लो, ग्रेटर देन भूल जाओ, मान लो कि ये बराबर है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो डेल्टा एक्स मैंने बताया था कि पोजीशन की रेंज है कि यहां से लेके यहां तक पोजीशन हो सकती है, और डेल्टा वी जो है वो वेलोसिटी की रेंज है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी कहीं पर भी हो सकती है। यहां पर एक चीज देखो, मान लो हम लोग पोजीशन को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशन को हम लोग बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब डेल्टा एक्स की रेंज कम हो गई। एक्यूरेटली मेजर करने का मतलब यही था कि रेंज कम हो जाए। तो यहां पर अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ रही, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि हमने क्या कहा, एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो रेंज कम हो जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो गई तो डेल्टा वी की वैल्यू यहां पर बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग ये समझो, अगर यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाई वाई होता, x मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये किसी कांस्टेंट के बराबर है, मान लो कि 1 के बराबर है। अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे ना, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अगर x की वैल्यू हम लोग कम करते जाएंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई चलेगी। इस तरीके से आप लोग इसको समझो, मतलब कि
अगर हम लोग पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो x की वैल्यू तो कम हो जाएगी, डेल्टा x की वैल्यू तो कम हो जाएगी, रेंज छोटी हो जाएगी, लेकिन डेल्टा v की वैल्यू बढ़ जाएगी। डेल्टा v की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, वेलोसिटी की रेंज बढ़ गई। वेलोसिटी को हम और ज्यादा कम एक्यूरेसी के साथ में अब मेजर कर पा रहे हैं। पोजीशन को एक्यूरेटली कोशिश कर रहे हैं मेजर करने की, तो वेलोसिटी की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। अगर हम लोग वेलोसिटी को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेल्टा वी की रेंज छोटी हो जाएगी। डेल्टा वी की वैल्यू अगर कम हुई तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, मतलब पोजीशन को मेजर करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। यही था हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं भाई, आखिर ये क्यों इतना जरूरी है। पहला है भाई, इट डिस्क्राइब दी पाथ्स या फिर ट्राजेक्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलर पार्टिकल्स। हम लोग थ्योरेटिकली उस पाथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो और छोटे पार्टिकल होते हैं वो मूव कर रहे हैं। अगला पॉइंट है भाई, द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैवी masses that have very less uncertainty in position and velocity। उनके लिए इसका कोई भी काम नहीं है। अब इस नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं भाई। जो छोटे पार्टिकल होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उन्हीं के लिए इसकी सिग्निफिकेंस है। उन्हीं के लिए मास और वेलोसिटी दोनों को एक साथ मेजर करना मुश्किल होता है। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, हैवी पार्टिकल हैं, उनकी पोजीशन और वेलोसिटी का अंदाजा हम लोग सही सही लगा सकते हैं। कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, उसके लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा वी निकालना बहुत इजी है। उसके लिए पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ प्रेडिक्ट कर पाना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। तो इस प्रिंसिपल का यूज सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए ही है। क्लासिकल मैकेनिक्स में, मतलब जहां पर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के मोशन की बात हो रही है, बस ट्रक बॉल इस तरीके की, वहां पर इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट है भाई, हम लोग मैथमेटिकली इस प्रिंसिपल को इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा के देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। सिंपली इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग स्पेसिफिकली समझेंगे कि क्यों इतना मुश्किल है उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को बता पाना। देखो, ये एक्सप्रेशन था जो हाइजेनबर्ग ने दिया था। अगर इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब ये जो आया है 10⁻⁻⁴ मीटर इनवर्स स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, इसकी वैल्यू आई है 10⁻⁻⁴ के इक्वल। ये प्रोडक्ट है किस किस का भाई, पोजीशन का और वेलोसिटी के अंदर की। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसर्टेनिटी का। पोजीशन के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी से, तो ये मतलब आया है। अब मान लो कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर दिया। इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको बहुत एक्यूरेटली मेजर कर दिया। इसका मतलब क्या है, पोजीशन को अगर बहुत एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं मतलब वो रेंज बहुत ही छोटी हो गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ही कम हो गई। हमने बहुत सटीक अंदाजा लगा दिया कि पोजीशन कहां पर होगी। मान लो कि हमने बहुत छोटी सी वैल्यू डेल्टा एक्स की निकाल दी जो कि है 10⁻⁻8 मीटर। इतनी ज्यादा एक्यूरेट हमने वैल्यू निकाल दी। तो अगर हम लोग डेल्टा एक्स की वैल्यू ऊपर पुट करते हैं तो डेल्टा वी की वैल्यू बनती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, देखो, इसका मतलब है कि वेलोसिटी के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो इतनी हो गई, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई वेलोसिटी के अंदर। इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग वेलोसिटी का स्केल अगर ड्रॉ करें ना तो 10⁻⁴ इतनी एक्यूरेट हमारी वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूं और यहाँ पर रख दूं 10⁻⁴, तो इसके बीच में कहीं पर भी वेलोसिटी हो सकती है। ये मतलब हमारा हुआ इतनी बड़ी वैल्यू का। अगर हमने पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर दिया, तो पोजीशन को हमने कितना एक्यूरेटली मेजर किया है, देखो, पोजीशन की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 10⁻⁻8 मीटर, ये 0 के बहुत क्लोज होता है नंबर। 10⁻⁻8 जो है ये 0 के बहुत ज्यादा क्लोज नंबर होता है एज कंपेयर टू 0 एंड 10⁻⁻4। तो अगर पोजीशन की वैल्यू बहुत एक्यूरेटली हमने निकाल दी 10⁻⁻8 मीटर, तो उस केस में
वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का केस लेके हमने मैथमेटिकली समझा भाई। आगे करते हैं भाई एनसीईआरटी के कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग। चलो भाई सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। यहाँ पर क्या दिया गया है, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। माइक्रोस्कोप है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए कि आखिर है कहाँ पर, विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है ये हमने क्या पता लगा लिया भाई, 0.1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस के अंतर्गत कहीं पर है। मतलब कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हुई वो हो गई 0.1 एंगस्ट्रॉम। यहां से यहां तक वो हो सकता है, मतलब जो लिमिट है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। हमें बताना है कि वेलोसिटी के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन इट्स वेलोसिटी। तो देखो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी, ये किसके बराबर होता था इलेक्ट्रॉन के लिए, एच बाई 4 पाई एम। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता था लेकिन यहां पर आप लोग इक्वल टू मान लो, है ना, क्योंकि सबसे कम प्रोडक्ट जो हो सकता है अनसर्टेनिटी का वो इतना ही होगा। हमने देखा था माँ जो पोजीशन और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो या तो h बाई 4 पाई एम के बराबर होगा या फिर इससे भी ज्यादा होगा। तो मिनिमम इतना ही हो सकता है, इक्वल टू के बराबर हम लोग रख देते हैं। यहां पर पुट करेंगे भाई हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, एच बाई 4 पाई एम मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। ये पुट करते हैं भाई, एच की वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकंड। जूल को कन्वर्ट कर देते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और क्योंकि जूल सेकंड होती है तो इस बार सेकंड को नहीं भूलते हैं। डिवाइड किससे करेंगे, 4 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -31 केजी। और जो अनसर्टेनिटी इन लेंथ है जो डेल्टा एक्स है वो है भाई 0.1 एंगस्ट्रोम। अब यहां पर हमें कैंसिल करना है मीटर की यूनिट को, तो एंगस्ट्रोम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 0.1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -10 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वैल्यू अब मीटर्स के अंदर कन्वर्ट जो है हो जाएगी। अभी देखो भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सेकंड, यहाँ पर क्या पूरा का पूरा कैंसिल हो पाएगा, जी नहीं, यहाँ पर सेकंड इनवर्स बचेगा एक। केजी से केजी कैंसिल, मीटर से भी मीटर स्क्वायर का बस स्क्वायर ही कैंसिल होगा, मीटर अभी भी बचेगा। तो फाइनली जो हमारा डेल्टा वी का आंसर आने वाला है वो मीटर पर सेकंड के अंदर ही आएगा। और अगर हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5.79 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। इतना आंसर इसका निकल के आता है। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। बस ये प्रोडक्ट हमें ध्यान में रखना है, डेल्टा एक्स जो कि है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी जो कि है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इसका प्रोडक्ट बराबर रख दो h बाई 4 पाई एम के, ऐसे अनसर्टेनिटी निकल आएगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम, 40 ग्राम की है गोल्फ बॉल, एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो मूव कर रही है। अगर स्पीड जो है वो 2% एक्यूरेसी के साथ में हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो बताओ पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी। देखो यहां पर वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 45 मीटर पर सेकंड। अब यहां से हम लोग वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे निकालें, तो देखो एक्यूरेसी दे रखी है 2%, मतलब 2% ऊपर नीचे ये हो सकती है। तो डेल्टा वी जो है वो कितना हो जाएगा भाई, 2% ऊपर नीचे, मतलब कि 2% निकालो 45 का, इतने मीटर पर सेकंड हो जाएगी हमारे पास सिंपली अपनी डेल्टा वी की वैल्यू। तो ये आता है निकल के किसके बराबर,
0.9 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ऐसे हमने अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल दी। अब डेल्टा एक्स इसके बराबर होता था भाई h/4 पाई m डेल्टा v के बराबर। रखो सबकी वैल्यूज, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। और क्योंकि जूल सेकंड होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, तो यहां पर एक सेकंड भी हम लोग लिखेंगे। डिवाइड करेंगे 4 पाई m से। मास ऑफ बॉल ये हमें दे रखा है 40 ग्राम। क्योंकि ऊपर यूनिट में किलोग्राम है तो आखिर में हम लोग इसको कैंसिल भी करने वाले हैं, तो इस ग्राम को किलोग्राम में डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से करेंगे डिवाइड। तो 40 ग्राम का मतलब है 40 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम्स मास हो गया। अब लिख दो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो कि है 0.9 मीटर पर सेकंड। देखो भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मीटर बचा। केजी से केजी कैंसिल, सेकंड 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 भी पूरा कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आएगी वो मीटर के अंदर आएगी भाई। और अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो वो निकल के आ रही है 1.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻33 मीटर्स। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान से देखो भाई, जो छोटे पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उनके लिए क्या होता है, अगर हम लोग वेलोसिटी इतना ज्यादा एक्यूरेटली निकाल देना, सिर्फ 2% की एक्यूरेसी उसके अंदर आ रही है, अगर इतना एक्यूरेटली निकाल दें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगी। पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक हैवी मास की बात हो रही है, एक गोल्फ बॉल की बात हो रही है, तो उन दोनों को ही इतना ज्यादा एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। डेल्टा वी भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और साथ में डेल्टा एक्स की वैल्यू भी बहुत एक्यूरेट है। इसीलिए डेल्टा एक्स की जो रेंज है वो इतनी कम आ रही है। कितनी छोटी वैल्यू है, देखो जीरो के कितनी क्लोज वैल्यू है, 10⁻⁻33 है। तो बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू एक साथ निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है। यही न्यूमेरिकल हम ये भी समझ सकते हैं इसी न्यूमेरिकल से कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, उनके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है, उसकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती है। तो ये थे वही हमारे दो कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिससे हमें मैटर के डुअल नेचर के बारे में पता चला, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिससे हमें क्या पता चला, जो छोटे पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ हाई एक्यूरेसी के साथ में निकालना काफी मुश्किल होता है। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सी एप्लीकेशन आते हैं। बेसिकली पूरा चैप्टर ही इसके एप्लीकेशंस के ऊपर खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल मॉडल जो कि है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप अगले लेक्चर से। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर।